हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, कल यानी कि 25 तारीख को 25 मई 2025 को आप सभी लोगों का 2025 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने आप लोगों को शायद पिछले कुछ वीडियोस में अवगत कराया था कि आगामी कुछ समय तक क्लासेस बहुत बिजी रही हैं। पेड क्लासेस की वजह से यूट्यूब की प्रेजेंस नहीं हो पाई है। तो फिर भी मुझे लगता है कि एक अंतिम क्लास आप लोगों को मुझे प्रदान करनी चाहिए। तो आज की ये क्लास यूपीएससी 2024 के सेट पेपर डी को सॉल्व करते हुए, यहाँ ध्यान रखना है ये सेट पेपर डी है, ए नहीं है। अभी तक जो पेपर मैंने सॉल्व कराए थे वो सेट ए के थे। ये जो पेपर सॉल्व हुआ है ये सेट पेपर डी का है। तो अब सेट पेपर डी का है, ध्यान रखना है। हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स देखने का प्रयास करेंगे एज यूजुअल। कुछ क्वेश्चंस जो स्किप करता हूं मैं, वो जो इनअप्रोप्रिएट हैं आगामी वर्षों के लिए, इनको देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसको हटा देता हूं। बाकी आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। पिछली बार 2024 का जो रिजल्ट आया और उसमें स्टडी IQ की एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही, न सिर्फ पेड बैचेस की बल्कि हमारे द्वारा ऑनलाइन तमाम सारी तैयारी के दौरान प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, जैसे MRP का प्रोग्राम है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, IJP है, इंटरव्यू गाइडेंस IGP इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। तो इन सब में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो लाभान्वित हुए, जिनको हम लोगों ने फेलिसिटेट भी किया पिछले संडे को। आप लोग भी इसी तरीके से फेलिसिटेट हो सकें, ऐसी मेरी उम्मीद है। 2026 में अपने आप को चयनित करा करके, 2026 के लिए भी समय गुजरा नहीं है, लेकिन ये है कि समय ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त हो। इसलिए अगर आपने तय किया है कि 2026 में हमें यूपीएससी क्लियर करना है 2026 वाला, तो फिर सोचने का समय अब जा चुका है, अब सीधा कदम उठाने का समय है। इसलिए आप लोगों के पास में मॉर्निंग का बैच है मई का, जिसमें आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इनरोल कर सकते हैं। 31 तारीख इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है, 31 मई, ठीक है, 31 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। सारी कुछ सुविधा इसमें हम देते हैं। इसमें आप हमसे मेंटरशिप ले सकते हैं, यानी कि मुझसे अगर आपको मेंटरशिप लेनी है तो मेरा कोड विरद लाइव यूज़ करना होगा। जैसे आप दूसरे मेंटर से मेंटरशिप लेते हैं, आप हमसे भी इसमें मेंटरशिप ले सकते हैं। इसके लिए आपको बोलना होगा, मतलब इसमें एक फैकल्टीज़ के माध्यम से मेंटरशिप का एक प्रोग्राम अवेलेबल है, तो वो आपको तब मिलेगा जब आपने मेरा कोड यूज़ किया होगा। अगर दूसरा कोई कोड यूज़ होगा तो फिर ये मेंटरशिप थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, मतलब हो सकता है कि आप हमसे कनेक्ट ना हो पाएँ। तो आप जब इनरोल करें तो ज़रूर आप इसमें रहें। प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस वापस हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बार टॉप करेंगे अगर आप, तो 11,000 रुपये का आपको पुरस्कार राशि भी मिलेगी जितनी बार टॉप करेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? 2024 का है तो दिसंबर 2023 तक की बात उसने पूछी है। हालांकि तब भी ये क्वेश्चन वैसा ही था, आज भी ये क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2025 तक कोई नया परिसीमन यहाँ पर बन गया, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, अदरवाइज स्किप कर सकता था मैं। बट दिसंबर 2023 तक की बात कर रहे हैं, तो भाई 4 परिसीमन जो है वो तब तक आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो जो 4 परिसीमन आपको मिल रहे हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो वो कब कब हुए हैं उसको हमको थोड़ा समझना चाहिए, कब कब वो परिसीमन हुए हैं। उन परिसीमनों में एक तो आपको देखिए, पहला जो परिसीमन आता है, पहला जो परिसीमन है उसमें पहली बार 1952 में परिसीमन जो है वो लेकर के आया गया है ना। उसके बाद 1963 में, 62 में, फिर 72 में, फिर 2002 में। और इसके आधार पर परिसीमन आयोग जो है वो अलग अलग समय पर जो है वो लाए गए, बनाए गए। जो कौन कौन से हो सकते हैं, 1952 में पहला था, तो उसके बाद 1952 में पहला आयोग भी बना, दूसरा आयोग 1963 में बना, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में बना। बीच में अगर आप देखेंगे तो जनगणना के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं
तो जनगणना के बाद जो परिसीमन नहीं बना वो 2 सालों में नहीं बना, पिछले कुछ 2 सालों में, जैसे 1981 की जनगणना के बाद, 1991 की जनगणना के बाद ये नहीं बनाया गया। तो अभी तक अगर आप देखेंगे, और अभी भी आगे करने का काम शुरू है, लेकिन उससे क्या होगा कि लोकसभा की सीटें जो हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं, उनकी संख्या घटेगी बढ़ेगी। इसको लेकर के पिछले कुछ दिनों में चर्चा ज़्यादा थी। दक्षिण भारतीय कुछ राज्य थे, उनकी ये मांग थी कि एप्रोप्रिएट तरीके से इसको परिसीमन को किया जाए, सीटों की संख्या अनुपातिक सही रखी जाए। जनसंख्या वृद्धि दक्षिण भारत के राज्यों ने ज़्यादा कंट्रोल की है, उससे उनको नुकसान हो सकता है। वो नुकसान ना हो, क्योंकि हमने तो सरकार के लिए एक तरीके से काम किया, उसका नुकसान ना हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर के चर्चा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे लगता है कि परिसीमन आयोग से क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से हो सकता है कि बन जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि मैंने आपको 4 वर्ष बताया यहाँ पर, जैसे 1952, 62, 72 और फिर 2002 ये परिसीमन अधिनियम बनाए गए थे। इन्हीं अधिनियमों के तहत 52, 63, 73 और 2002 में आयोग जो है वो गठित किए गए, बाकी नहीं किए गए। 2011 की जनगणना हुई नहीं, तो उसके बाद परिसीमन आयोग बना नहीं, तो अभी तक आगे चीज़ें कंटिन्यू नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? तो आपके पास में 4 भाषाएं जो है वो दी गई हैं। अब इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली की बात यहाँ पर की गई है। 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वें संविधान संशोधन 1992 से जो भाषाएं जोड़ी गई उसमें 4 भाषाएं हैं, कोंकणी, मणिपुरी जिसको हम बोलते हैं मैतेई, ठीक है, और इसके अलावा उसमें नेपाली भाषा भी ऐड है, ठीक। तो अब इसमें पूछ रहा है कि क्या मैथिली भाषा इसमें ऐड थी 1992 के संशोधन से? तो 1992 के संशोधन से आप देखेंगे मैथिली भाषा ऐड नहीं है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये सबसे लास्ट में जोड़े जाने वाली भाषाएं हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो हैं ये सबसे अंतिम में जोड़ी जाने वाली भाषाएं हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसमें नहीं जोड़ी गई, माफ कीजिएगा, 71वें संविधान संशोधन में इसमें नहीं जोड़ी गई। तो जो ये जो चौथी भाषा है मैथिली, ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथिली जो है वो 71वें संविधान संशोधन में नहीं है, बल्कि 92वें संविधान संशोधन में है, ठीक है। तो 4 भाषाएं हमको यहाँ पर देखने को मिली, उन चारों में से 3 जो है वो जुड़ती हैं, 1 नहीं जुड़ती है। तो पहला आंसर हमारा विकल्प ए जो है वो सही हो जाता है, ठीक है, विकल्प ए। कुछ पॉलिटिकल न्यूज आपके पास में आती हैं, जैसे कि आपको पता, हालांकि ये इतिहास से रिलेटेड है, इसको हम ये नहीं कह सकते ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है उस तरीके की, या इंडिपेंडेंस मिक्स करके वैसा क्वेश्चन यहाँ पर बनाए। तो पॉलिटिकल पार्टी में एक यहाँ पर दल है, एक यहाँ पर दल है, 2 दल हैं। भारतीय जनसंघ की बात कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था क्या ये? बिल्कुल, भारतीय जनसंघ जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही था। स्वतंत्रता के बाद 1991 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो कांग्रेस से ज़्यादा समय तक जुड़े नहीं रहे, उससे अलग हो गए, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो 1991 में दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं, वो उसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सी राजगोपालाचारी जो कि पहले कांग्रेस में ही थे, सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने एस्टैब्लिश की क्या? तो इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी नहीं इस्टेब्लिश की थी, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी इस्टेब्लिश की थी। तो ये भी एक ऑप्शन जो है वो गलत है। 1957 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो इसकी मैचिंग अगर यहाँ रहती तो ज़्यादा ठीक था, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। फिर जगजीवन राम की बात करें, या बाबू जगजीवन राम के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। बाबू जगजीवन राम जो हैं उन्होंने भी 1977 में इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस मंत्रिमंडल से, और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी CFD, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो ये पार्टी जगजीवन राम जी की है, बिल्कुल सही मैच है। फिर कह रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्र पार्टी की बात कर रहे हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलग से कांग्रेस सोशल पार्टी जो है वो बनाई थी 1934 में। तो यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव की अगर हम बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव ने स्वतंत्र पार्टी न बना करके क्या बनाई है?
सोशलिस्ट पार्टी बनाई है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसको कह रहे हैं, 1934 में इन्होंने बनाई है। सो ये जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर का क्या हो गया, केवल 2। अब देखिए ये ट्रेंड नया है, ये नहीं पूछा गया कि कौन कौन से सही हैं, ये पूछा गया कितने सही हैं। तो आपको इसके जो सीरियल नंबर है इससे मतलब नहीं होना है, क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो है इनमें में से कितने सही हैं, कौन से सही होंगे, ये आपको खुद तय करना होगा। यानी कि यहाँ पर एलिमिनेशन जो हम लोग कर लेते थे थोड़ा बहुत, वो यहाँ पर एलिमिनेट अब आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है बताइए। कह रहे नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं। ठीक है, ये क्या सही है? देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे तो पार्ट 9A भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 74वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा लाया गया, और उसमें 243P से लेकर के 243ZG तक, कहाँ तक, ZG तक नगर पालिकाओं की चीज़ों को यहाँ पर रखा गया। और अगर आप देखेंगे तो इस भाग में अनुच्छेद 243W जो है वो नगर पालिका की शक्तियों के बारे में बात करता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर कह रहे हैं आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। आपात उपबंध जो है वो संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें मतलब स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग से बात है नहीं, तो ये बात भी सही हो गई। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। संविधान संशोधन भाग 20 में ही तो है ना, संविधान संशोधन जो है वो किसमें है, भाग 20 में है। तो ये तो बिल्कुल तीन के तीनों स्टेटमेंट एकदम डायरेक्टली सही है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इनमें में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहे हैं कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक विषय है। अंतरराज्यीय व्यापार, अब यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन है। तो अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है ये अनुसूची 7 में आता है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, बिल्कुल अनुसूची 7 की बात हो रही है। तो क्या उसके अंतर्गत ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है? नहीं। जब अंतरराज्यीय व्यापार की बात हो रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य की वाणिज्य की बात हो रही है, तो ये केवल एक केवल राज्य विषय कैसे हो सकता है, ये तो संघ का विषय हो जाएगा ना। तो ये राज्य विषय नहीं है, ये किसका विषय है, संघ का विषय है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहे हैं अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। अंतरराज्यीय प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य का प्रवास, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में इसको भी शामिल किया गया है। फिर अंतरराज्यीय है, तो ये भी जो है राज्य सूची में नहीं है। इसको जो है मतलब अगर आप देखेंगे तो संघ सूची के अंतर्गत इसकी प्रविष्टि तकरीबन आपको देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, तो अंतरराष्ट्रीय संगरोध जो है वो संघ सूची के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 81 के अंतर्गत इसको लिस्ट किया गया है, तो ये वाला विकल्प इसमें सही है। अब ये वाला विकल्प सही है तो चौथा विकल्प इसका मतलब क्या होगा, गलत ही होगा। तो चौथा विकल्प हमें देखना ही नहीं चाहिए फिर तो, क्योंकि तीसरा दिख ही गया, ये सही है। निगम कर राज्य सूची के अधीन विषय है, तो निगम कर जो है वो भी संघ सूची का विषय है, प्रविष्टि 85 में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? अब यार ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब इसमें इफ एंड बट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब लोग आंख बंद करके कह सकते हो भाई आर्टिकल 21 है। तो आर्टिकल 21 के क्वेश्चंस यहाँ पर तो सीधे सीधे पूछा गया है, तो सीधे सीधे इसका जवाब है विकल्प 21। इसको घुमा फिरा के पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में रहती है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तभी इसका उत्तर लगाइएगा। कह रहे हैं सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के कर्तव्य कौन से हैं, इनमें में से आपको बताना है। तो
3 स्टेटमेंट जो है वो दे दिए गए। अभी जो 3 स्टेटमेंट दे दिए गए इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये आपको बताने होंगे। ठीक है, तो कह रहा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से हैं, ये पूछ रहा है। तो जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर रहे हैं तो ये स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष तो होंगे ही, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के क्या होंगे, स्थायी अध्यक्ष होंगे। तो ये तमाम प्रकार के जो सैन्य मामले हैं, सैन्य विभाग जो है उसका नेतृत्व करते हैं, उसके सचिव के तौर पर ये काम भी करते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय में जो भी मतलब सैन्य या फिर उस तरीके के जो मामले हैं, रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार के तौर पर भी काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है कि भाई पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। तीनों सेवा प्रधानों, सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, ये नहीं है उनका काम, ये उनका काम नहीं है। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर तो हैं, लेकिन तीनों सेनाओं के प्रमुख कमान को संभालने का काम तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली मालूम होगा, ये काम राष्ट्रपति के पास होता है, तो ये तो इनके अधिकार में नहीं आएगा। फिर कह रहे हैं तीनों सेवाओं यानी कि ट्राई सर्विसेज के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, सद्भावना या फिर ऑपरेशन मदद। जनरली इसको जो है मतलब क्या कहा गया है, इसको ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत रखा गया है। ये पिछले समय में, पिछले साल में पूछे गए तत्कालीन क्वेश्चन का समय मतलब एक है, इसको आप स्किप भी कर सकते थे, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाता है। विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किसके मध्य में है, दुनिया में किन्हीं 2 देशों के बीच सबसे लंबी सीमा इनमें में से किसके पास में है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की जो लंबाई है वो तकरीबन 8.8 क्या 1000 किलोमीटर का है, 8891 किलोमीटर के आसपास की ये लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय लंबाई, और ये विश्व की सबसे लंबी सुरक्षित सीमा में से एक है। अब यही हमारा पहला विकल्प भी है। तो ये कुछ चीजें रहती हैं जो आप याद करते हैं ना, दुनिया के सबसे बड़े देश, दुनिया की सबसे बड़ी सीमाएं, दुनिया की सबसे बड़ी छोटी सीमाएं, ऐसे करके, तो ये उन्हीं में से एक तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं में से एक तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। आचार समिति के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कह रहे हैं प्रारंभ में ये एक तदर्थ समिति थी, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में आचार समिति जो है पहले जो है वो एडहॉक कमेटी के तौर पर यानी कि तदर्थ समिति के तौर पर जानी जाती थी। उसके बाद जो है बाद में इसको एक तरीके से आचार समिति के अंतर्गत रखा गया। फिर कह रहे हैं केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के सदस्य के आचरण के खिलाफ कदम उठा सकता है, ऐसा नहीं। मतलब ये समिति जो है, आचार समिति में कुछ चीजें जो हैं वो स्वप्रेरणा से यानी अपने पहल से भी चीजें जो हैं वो कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हैं या सार्वजनिक आरोप हैं, कुछ भी लगते हैं, शिकायतें आती हैं, तो उसके आधार पर ये काम कर सकती हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं यह समिति किसी भी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। ऑब्वियसली जो न्यायाधीन है यानी कि ऐसे कोई भी विषय जिनके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया भी चल रही है, न्यायिक निर्णय आने की प्रक्रिया है, तो ऐसे किसी मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इसका ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा जो कथन सही होगा वो कौन सा सही होगा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन तो हो गया, कभी कभी हो ही जाता है, कोई बात नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप लगा सकते हो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, पढ़ा होगा सबने। अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको करना है विचार। पहला कह रहा है इनमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी कि फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की बात की जा रही है। आप इसको हिस्ट्री में भी देख सकते हो, पॉलिटी के क्वेश्चन के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे आप देखना चाहते हैं वैसे देखें। तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। रक्षा और विदेश मामले क्या परिसंघीय विधानमंडल के अधीन रखे गए? देखिए कुछ चीजें थी जिनको आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया, जैसे विदेशी मामले, रक्षा, आदिवासी क्षेत्र, धार्मिक मामले, ये मूल रूप से गवर्नर जनरल के द्वारा प्रशासित किए जाते थे और कार्यकारी परिषदों की सलाह पर जो है इस पे काम किया जाता था। संघीय विधायिका के द्वारा ये नहीं किए जाते थे और यहाँ पर संघीय विधायिका के अधीन रखने की बात की गई है। संघीय मतलब परिसंघीय विधानमंडल के अधीन रखने की बात की गई, तो ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो इसमें केवल एक ही विकल्प सही है, पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? कौन सी रचना इसमें से नाटककार भास की है, ये आपको बताना है। इसमें पहला लिखा हुआ है काव्यालंकार। अब महाकवि भास या नाटककार भास जो है उनकी रचना के बारे में पूछ रहा है। भास की रचना इसमें वैसे मध्यम व्यायोग है। तो मध्यम व्यायोग जो है वो संस्कृत का एक नाटक है, महाकवि भास के द्वारा लिखा हुआ है। संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली नाटकों में से एक माना जाता है। ये जो इसके लेखक हैं भास, महाकवि भी इनको कहा जाता है, महानाट्यकार भी कहा जाता है। कालिदास से काफी पहले ये एक प्रसिद्ध नाटककार हुआ करते थे और कई शास्त्रीय नाटक जो है इन्होंने लिखे हुए हैं संस्कृत भाषा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वायोगा, ये होगा। ठीक है, तमाम प्रकार से इसमें नाटकीय शैली का प्रयोग जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहे हैं कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर उन्होंने भाष्य लिखा हुआ है? कौन सी चीज पर उन्होंने भाष्य लिखा है? तो उन्होंने भाष्य लिखा हुआ है सर्वास्तिवाद विनय पर। किस पर लिखा है? करेक्ट आंसर इसका क्या है? सर्वास्तिवाद विनय पर। 400 ईस्वी के आसपास उन्होंने चीन की यात्रा की थी और सर्वास्तिवाद विनय पर उन्होंने भाष्य लिखा है, वो इसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर। बाकी इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, ये महायान बौद्ध ग्रंथ के तौर पर इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो विशुद्धि मग्गो लिखा हुआ है, तो विशुद्धि मग्ग जो है वो थेरवादी बौद्ध ग्रंथ है। इस तरीके के 2-4 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और ललित विस्तर जो है ये भी एक प्रकार का महाकाव्य है जो बौद्ध ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। कह रहे यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर गौर कीजिए। ये इसका मैं आंसर तो चाहे तो बता भी सकता हूँ, ठीक है। निकेतन और होयसल पवित्र मंदिर रखे गए थे, बट अभी ये आपके लिए आउटडेटेड हो जाएगा। पर हाँ ये जरूर है कि 2025 में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो 2024 में जिनको जो है इसकी सूची में रखा गया, तो उसमें एक नाम आप मोइदम्स का याद रख सकते हैं। मोइदम्स, असम के जो मोइदम्स हैं, असम के जो मोइदम्स हैं जिनको दफन टीला के तौर पर जाना जाता है, वो उनको जो है अभी सांस्कृतिक कैटेगरी के अंतर्गत ये मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो हो सकता है यहां से इसके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आपका बन सके, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा
संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? 3 स्टेटमेंट हैं, उसके आधार पर आपको बताना है। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? तो परिवर्धन के द्वारा कर सकती है, परिवर्तन के द्वारा भी कर सकती है और निरसन के द्वारा भी। तीनों तरीके से संशोधन रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखा था कि किस भाग में है, तो भाग 20 हमने चर्चा की थी। तो अनुच्छेद 368 है, यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। यानी एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन, और वो भी 20 क्वेश्चन, प्रथम 20 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको देखने को मिल गया। तो महत्वपूर्ण है ये एरिया, आपको याद रखना चाहिए। इसमें परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन तीनों प्रकार की चीजों की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं की जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 5 देश दिए हुए हैं, 5 देशों पर आपको विचार करना है। विचार करके बताना क्या है? किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्मदर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रास जनसंख्या के लिए उनको जाना जाता है? जन्मदर कम है, वृद्धोन्मुख जनसंख्या कम है, यानी बूढ़े नहीं हो पा रहे हैं, जल्दी मृत्यु हो जा रही है, ह्रासमान जनसंख्या यानी जनसंख्या में कमी आ रही है। तो ये कौन से हैं? इटली का नाम आता है, जापान का नाम इसमें आता है ना? वृद्धोन्मुख जनसंख्या मतलब वृद्ध होने वाली जनसंख्या जो है वो आपको ज्यादा मिल रही है। सॉरी, ये आपको यहाँ पर मतलब बूढ़े लोग आपको ज्यादा दिख रहे हैं वहां पर। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका जो है इस केस में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण कोरिया, सॉरी, दक्षिण कोरिया। तो पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? कौन सा या कौन से सही है या है? तो यहां पर देखिए, कह रहा कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे स्वीकार नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका 18वें का जो आंसर है वो आपका क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि विकल्प सी जो है आपका सही जवाब हो गया। कौन सा या कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक को संदर्भ में सही सुमेलित करते हैं? अब देखिए यहाँ पर थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कह रहे हैं ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर, कमांडर। यानी जो थल सेना में ब्रिगेडियर है वो मतलब उसी को अगर आप वायुसेना में कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो जो ब्रिगेडियर है वो कोमोडोर ही कहलाता है, लेकिन यहाँ पर कमांडर नहीं होता है, यहाँ पर एयर कोमोडोर होता है वायुसेना में। हाँ ठीक है, वायुसेना में एयर कोमोडोर तो लिखा तो ऐसे ही तो है, वायुसेना में एयर कोमोडोर होगा, और यहाँ पर नौसेना में उसको क्या कहेंगे? कोमोडोर कहेंगे। तो ये सही मैच तो नहीं हुआ है ना, ये इसको कोमोडोर के तौर पर जाना जाएगा, तो वो गलत हो गया। ठीक है, फिर मेजर जनरल की बात हो रही है। मेजर जनरल इक्विवेलेंट किसके होगा? यहाँ पर ये पूछा है। मेजर जनरल, अगर हम नौसेना की बात करते हैं तो नौसेना में उसको बोलते हैं रियर एडमिरल, और यहाँ क्या लिखा है? वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल गलत हो गया। एयर वाइस मार्शल मेजर जनरल के इक्विवेलेंट है, एयर वाइस मार्शल इक्विवेलेंट है। फिर मेजर की बात कर रहे हैं तो मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। मेजर जो है वो लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, ये करेक्टली मैच्ड है। फिर है लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन। मतलब वायुसेना में क्या इसको ग्रुप कैप्टन बोलेंगे? वायुसेना में इसको बोलेंगे कमांडर।
सॉरी विंग कमांडर, और यहाँ पर कमांडर रहेगा। तो ये आपके, तो पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल तीसरा वाला जो है वो सही सुमेलित होता हुआ आपको दिख रहा है, केवल थर्ड। पूर्वोत्तर परिषद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है उसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई। 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया, यानी कि 2002 में जब इसमें संशोधन किया गया तो कौन कौन से नए सदस्य इसमें और जोड़े गए। तो इसमें जो है संघटक राज्य का राज्यपाल, यानी कि जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट है उसका जो राज्य का जो राज्यपाल है, उन राज्यपाल को इसमें शामिल किया जाएगा, बिल्कुल सही है। संघटक राज्य का मुख्यमंत्री इसमें शामिल होगा, बिल्कुल शामिल होगा। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट 3 सदस्य, बिल्कुल ये भी इसमें था कि इनके द्वारा निर्दिष्ट 3 सदस्य जो है वो इसमें शामिल होंगे। यही 3 जो है वो ज्यादा जोड़े गए, गृह मंत्री की इसमें बात है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ये सारी चीजें आप लोगों को पेड बैचेस में अच्छे से पढ़ने को मिलती हैं विद एक्सप्लेनेशन, और तब आपको आसानी से याद हो जाती हैं, मतलब इसमें तब इतनी कठिनाई नहीं आएगी आपको। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जो विचार करने की बात करी, मैं इस क्वेश्चन को चाहूंगा कि ये स्किप्ड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी जगह आप दूसरी जो स्कीम्स हैं, मातृवंदन योजना इस समय मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय में ज़्यादा चली थी, तो ऐसा कर सकते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था 106वां यानी 106th संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। तो 18वीं कह रहे कि 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, अधिनियम बनने के बाद 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, ऐसी बात नहीं थी। केवल अगर आप देखें तो अधिनियम बनाने के बाद ये 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। इसमें अनुसूचित जातियों के आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। तो इस हिसाब से आंसर तो हमारा जो है वो सी हो जाएगा, आंसर जो है वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहा गया था कि मतलब इसको लागू होने के बारे में अगर देखा जाए तो लागू होने के बारे में कहा गया कि विधेयक लागू करने के लिए जनगणना अभी जो लेटेस्ट होगी उसमें जो प्रकाशित डेटा होंगे उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, अगले जो परसीमन होगा उसके बाद हम इसको लागू कर सकते हैं। तो इसको हम इस क्वेश्चन को करंट के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाने वाला एक आदेश है। ये प्रतिषेध रिट के बारे में है। अब आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी करता है। प्रतिषेध रिट एक प्रकार का न्यायिक आदेश होता है जिसमें उच्च न्यायालय का मतलब हो गए 2 प्रकार के जो न्यायालय, मतलब हायर कोर्ट्स, जो बड़े कोर्ट्स हैं, सर्वोच्च न्यायालय कह दीजिए या हाई कोर्ट कह दीजिए, एक उन्हें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट जो हैं उनके द्वारा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो निचली अदालतें हैं, न्यायाधिकरण वगैरह हैं, उनकी अगर कोई विशेष कार्यवाही या मामले हैं तो उसको रोकने के लिए आदेश दे सकते हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये आदेश दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा ये चीज आपको किस में लिखी हुई देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, यानी कार्यवाही को रोकने के लिए। तो यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि कथन दिए गए हैं 2 और इन दोनों कथनों पे आपको करना है विचार। तो कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल है, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। राज्यपाल नहीं करता है ये काम राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को संबंधित
राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राज्य के जनजातियों या जनजाति समूहों को निर्दिष्ट किया जाता है। तो राज्यपाल की सलाह जरूर ले ली जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति करेगा। तो ये स्टेटमेंट किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। हाँ, ये बात सही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उसको देखा जा सकता है। तो केवल दूसरा कथन यानी विकल्प बी जो है वो सही है बस। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण देंगे। ये क्वेश्चन स्किप कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हटा दिया गया एक्चुअली। 2024 की जब आंसर की आई तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया, और मजे की बात यह है कि उसमें इसको सही माना गया। उसमें इसको क्या माना गया? सही माना गया कि ये स्टेटमेंट सही है। यार, प्रधानमंत्री नहीं करता है ये, और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो संसद के दोनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रधानमंत्री की ओर से रखते हैं, ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति की ओर से रखते हैं। ये वाला सही है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती, ये तो सही है। लेकिन क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। मेरे हिसाब से विकल्प बी होना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है। निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं? वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक कौन कौन हैं, ये आपको बताना है। ये दोनों किताबें जो हैं लिखी गई हैं एस जयशंकर के द्वारा। ठीक है, भू राजनीतिक महत्व को दिखाने के लिए, भारत के सामरिक महत्व जो हैं अलग अलग जगहों पर, उसको दिखाने वाली ये पुस्तकें हैं। मेल करना है आपको। देश और समाचार में रहने का कारण क्या है? मतलब अर्जेंटीना क्यों समाचार में रहा? अब इसको भी स्किप कर सकते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अर्जेंटीना एक तरीके से गंभीर आर्थिक संकट के लिए जाना जाता है। अब ये कह रहे हैं कि अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, तो यहाँ पर ये मैच होता हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा कि अब ये वही बात है, मतलब इसको स्किप कर देते हैं। 2024 के समय में इसकी आर्थिक वृद्धि कितनी हुई, तब से लेकर के अब चीज़ों में बदलाव आ गया होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है आपके पास आते हैं कि जो करंट के इशू से बेस्ड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या स्टेटस होती है। वो इकोनॉमिक बेस्ड हो सकती है, वो युद्ध या सैन्य शक्ति के आधार पर हो सकती है, वो डेमोक्रेसी के आधार पर हो सकती है। ऐसे तमाम आधार बना करके इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। तो इस सब चीज़ों की जो लिस्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर अगला कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुमेड़ पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी तेल और प्राकृतिक गैस नौभार यानी कि शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। ये कथन एक है। अब इसके लिए जो कारण दिया जा रहा है, मतलब दूसरा कथन दिया जा रहा है, उसमें कह रहे हैं सुमेड़ पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस कारण ये पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस के नौभार के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। तो होगा ही होगा, क्योंकि भूमध्य सागर के उस तरफ अगर आप जाएंगे तो यूरोप ही होगा, और इस तरफ आएंगे तो आप फारस की खाड़ी देख ही पाएंगे। जैसे मैप में अगर आप देखें तो ये आपका सुमेड़ पाइपलाइन है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक ये आपका लाल सागर है, रेड सी है, तो कनेक्ट हो रहा है ना। तो ये खाड़ी देश है, उनको कनेक्ट कर रहा है, इधर के जो खाड़ी देश हैं, और इसको क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो उधर यूरोप होगा। तो यूरोप से कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है इसका। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला जो विकल्प है ये विकल्प सही हो जाएगा। कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। फिर कह रहे हैं लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, ये लाल सागर वाला इसमें मैप में एरिया केवल दिखाया गया है। बिल्कुल सही बात है, वर्षण थोड़ा सा कम होता है और इसकी वजह से वहाँ पर मरुभूमियाँ इसके आसपास आपको देखने को मिलती हैं,
जैसे अरब रेगिस्तान है, सहारा वाला जो पोर्शन है, वो सब आपको शुष्क एरियाज के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कथन एक तो बिल्कुल सही है। लाल सागर में कोई इंपॉर्टेंट नदी नहीं गिरती है, क्योंकि कोई बहुत बड़े जल निकाय इधर हमको देखने को मिलते नहीं है, तो इसलिए दूसरा कथन भी हमारा सही हो जाता है ना। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ, विकल्प कौन सा सही हुआ, पहला और दूसरा दोनों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? सल्फर डाई उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत इनमें में से कौन सा है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार? जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, या जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। तो जो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र हैं, इनसे सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलती है। ये विद्युत संयंत्रों में एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार का प्राथमिक उत्सर्जन के तौर पर इसको देखा जाता है। तो ये शायद आप लोग हाई स्कूल इंटर से पढ़ते आए होंगे ये बात। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। डिजिटल रुपए के संदर्भ में लिखित कथनों में विचार कीजिए और बताइए कि 4 कथन जो दिए गए हैं, इन 4 कथनों में से कौन सा एक सही है। कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के लिए है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक यानी कि सॉवरेन मुद्रा है। डिजिटल करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुसार जारी की गई एक राष्ट्रीय मुद्रा है। हाँ, बात सही कि डिजिटल करेंसी जो है वो आरबीआई के द्वारा अब एक वैध मुद्रा के तौर पर माना गया है। जैसे फिजिकल करेंसी आप देखते हैं वैसे ही, और इसका मौद्रिक उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से किया ही जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट पर देयता रूप में इसको दिखाया जाता है। बिल्कुल दिखाया जाता है, जब मान्यता है तो खर्चा करोगे तो दिखाओगे ही। अपने डिजाइन में ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमा करते, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये विकल्प सही है ऑप्शन नंबर डी में। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन नामों या उपनामों से जाना जाता है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन सबके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं। तो क्या इनको नायपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, नायपुत्र मतलब जो लोग हैं ना, जो व्यक्ति हैं, उनके नेताओं को कहा जाता है। अभी क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? देखिए, उपनामों से जाना जाना और उसमें अगर हम देखें तो नायपुत्र नाम जो है ये गौतम बुद्ध के लिए तो उपयुक्त नहीं होता हुआ कहीं दिखाई देता है। बुद्ध की शिक्षाओं की ओर, आत्मज्ञान की ओर ले जाना, बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाना, ऐसा जो काम कर रहा है उसको न्यायपुत्र कहा जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, वो केवल बुद्ध हो ऐसा नहीं। तो ये तो नाम नहीं है। शाक्य मुनि और तथागत उनके नाम आपको मालूम है कि ये कहे गए हैं, तो ये नाम उनके आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा। पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण दिया है। चंद्रकेतुगढ़, शैलकृत गुफा, व्यापार, बंदरगाह, शहर। यानी कि मैचिंग करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी जगह किस राज्य में है और किस लिए जो है उसको फेम मिलता है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है? कौन सी, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में से?
ठीक है, तो देखिए चंद्रकेतुगढ़ की अगर हम बात करें तो ये यहां पर शैलकृत गुफा मंदिर लिख गया यार, ये यहां पे कुछ और लिखा था, अब यही गड़बड़ हो गया कि यहां लिखा क्या था। खैर, आप विकल्प से क्या मतलब है, चंद्रकेतुगढ़ जो है वो उड़ीसा में है, पहले तो हमको ये समझना है, उड़ीसा स्टेट में। और ये जो है उड़ीसा कह रहे हैं, सॉरी, वेस्ट बंगाल में। चंद्रकेतुगढ़ जो है वो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में। और ये जो है अपने व्यापार के लिए जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इस तरीके का है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, आप लोगों ने एनसीईआरटी में शायद इसके कई सारे एग्जाम्पल भी सुने पढ़े होंगे। तो महाराष्ट्र में घोड़ नदी है, वहाँ के आसपास आपको देखने को मिलता है। ताम्र पाषाणिक स्थल के तौर पर आपको ये देखने को मिलेगा। मगडू केरल और महापाषाण काल, तो बिल्कुल सही बात है, मगडू जो है वो प्रागैतिहासिक स्थल के तौर पर देखा जाता है, केरल में है, ठीक है। मगडू जो है वो एक प्रागैतिहासिक स्थल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसमें मेगालिथिक जो चीजें हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि महापाषाणिक संस्कृति भी देखने को मिलती है। तो महापाषाण स्थल, ठीक है। सालीहुंडुम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर, तो सालीहुंडुम जो है वो आंध्र प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। ये इस राज्य तो सही है, लेकिन ये बौद्ध स्तूपों और विहारों के लिए जाना जाता है, गुफा मंदिरों के लिए नहीं। तो ये वाला तो ठीक नहीं मैच्ड है, ये ठीक मैच्ड है। और इस हिसाब से ये भी आपका मतलब ठीक है। तो जो विकल्प थे वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाले में पता नहीं है कौन सा राज्य लिखा हुआ था, बट मैंने आपको करेक्टली मैच करके बता दिया। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल के में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? भटकल में एक किला बनाने की अनुमति, तो ये पुर्तगालियों को अनुमति देने का काम जो है वो तुलु वंश के शासक हुआ करते थे, कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के। उन्होंने ऐसा किया था, पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। इस क्वेश्चन को भी यूपीएससी ने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो हम भी इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य का भुगतान नहीं कर पाते थे, तो उसे जमींदारी से हटा दिया जाता, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बात बिल्कुल सही है, ये बात गलत है। तो क्या सही है क्या गलत हो मैंने आपको बता दिया। आंसर हम इसमें कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। क्यों ड्रॉप कर दिया गया है? यूपीएससी ने एक्सप्लेन किया नहीं है। उपनिषदों में कोई नीति कथा या पैराबल नहीं है। उपनिषदों को लेकर के क्वेश्चन किया गया कि क्या इसमें कोई नीति कथा यानी कि पैराबल नहीं है। तो मतलब नीति कथाएं तो हैं ही उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि नीति कथा नहीं है। फिर उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, बिल्कुल सही बात है, पुराणों से पहले इनकी रचना की गई है। नीति कथा मतलब किसी प्रकार के कोई दृष्टांत होना, श्रोताओं को बताना किसी चीज के लिए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तकरीबन मतलब कुछ उदाहरण देकर के बताना, वैसा, उसको नीति कथा के अंतर्गत करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य है भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईजीसी कह सकते हैं हम इसको, और इसमें जो है 30 मेंबर्स हैं तकरीबन, लेकिन ऐसा कोई आदेश इसमें नहीं लिखा गया है कि सदस्य होने के नाते ही चावल और गेहूं का निर्यात या आयात कर सकें वो। बहुत सारी कंट्री हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं पर ऐसा करते हैं।
तो इसमें कथन जो है हमारा केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा गलत है ना, तो जब दूसरा गलत है तो हमारा विकल्प जो है वो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। कौन सा? केवल एक, ये वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए फिर से यूनेस्को क्वेश्चन है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में लिखित कथनों में कौन सा नवीनतम समावेश था? देखिए, यूनेस्को की लिस्ट में अलग अलग समय में अलग अलग चीजें जो है वो जारी की गई हैं, और यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात की जा रही है। इंटेंजिबल टाइप की है, जैसे नृत्य है, परफॉर्मिंग आर्ट ज्यादातर इसमें आ जाते हैं। तो ये बात कर रहे हैं छाऊ नृत्य की या छऊ नृत्य की। इसको 2010 में शामिल किया गया था, इसको 2010 में शामिल किया गया था। इसके अलावा दुर्गा पूजा की अगर हम बात करें तो दुर्गा पूजा यही कोई 2021 में शामिल की गई। गरबा बहुत पहले, और नहीं, गरबा को अगर हम देखें तो गरबा 2024 का ही है शायद। गरबा पिछले साल ही शामिल किया गया था। यस, 2024 का ही है, बहुत पहले का नहीं। कुंभ मेला, कुंभ मेला हर साल आप देखते हैं कि प्रयागराज में लगता है। 2017 में इसको जो है लिस्ट में शामिल किया गया था। तो अब इसमें पूछा गया है कौन सा नवीनतम है, तो नवीनतम समावेशन किसका हो गया? गरबा का हो गया। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गरबा लास्ट में शामिल किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब। लोकसभा के संदर्भ की बात की जा रही है, तो लोकसभा में भी स्पीकर की बात की जा रही है, अध्यक्ष की बात की जा रही है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब। वह पीठासीन नहीं होगा या नहीं होगी, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कर लो। तो चौथा तो इसमें है ही नहीं यार, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसे कर लो। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये मतलब इसके आगे शुरू होगा। पीठासीन नहीं होगा यानी जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा या नहीं होगी। ऐसी बात सही है, बिल्कुल सही बात है। उसको तब सत्र की अध्यक्षता नहीं करनी है, क्योंकि मामला चल रहा है। जब क्लियर हो जाएगा तभी। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, बोलेगा तो है ही है। वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का हकदार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो दूसरा और तीसरा क्या जी, ये क्या गलत? लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही है, उसे पीठासीन नहीं बनना है, नहीं बन सकते, आप अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, नहीं जी, उसे बोलने का अधिकार होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फिर कह रहे हैं कि वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। हाँ, प्रथमतः मत देने का यानी कि प्रथम दृष्टया वोट देने का जो अधिकार है, वो दे सकता है, वो दे सकता है। तो कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, प्रथम दृष्टया वोट दे सकता है, डिसिसिव वोट नहीं दे सकता। तो प्रथम दृष्टया वोट देने का हकदार होगा। तो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें सही कौन सा हुआ? केवल और केवल पहला। भारतीय संदर्भ में, संसद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोगों को लगता होगा कि पॉलिटी तैयार करके जाना चाहिए, है ना? तो लगना भी चाहिए। तो पहला कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन होने पर व्यपगत हो जाता है। लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है तो उसके विघटन होने पर व्यपगत हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं।
लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा में विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। लोकसभा में पारित और राज्यसभा में लंबित, यानी राज्यसभा में भी उसका निर्णय नहीं लिया गया तो वो व्यपगत हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो फिर नई लोकसभा आएगी, वो दोबारा से चीजों को करने का प्रयास करती है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने और अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाएगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो पहला और दूसरा केवल इसमें सही है। ठीक है, कौन सा? पहला और दूसरा। ठीक, चलिए। भारत के संसद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। नहीं भाई, आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे, तो ये तो गलत हो गया। संसद का सत्रावसान सामान्यतः सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। बिल्कुल सही है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है, ये भी बात सही है। स्वविवेक कभी वे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, सामान्यतः नहीं। तो इसमें भी दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि विकल्प सी जो है वो सही है इसका। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी देती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की अगर हम बात करें तो मुख्यतः इसमें प्रसव पूर्व देखभाल की जो सेवाएं हैं उसको न्यूनतम पैकेज पर देने की गारंटी इसमें दी जाती है। कार्यक्रम का बेसिक उद्देश्य ये है कि हर महीने की 9 तारीख जो है वो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जो है वो चिकित्सा देखभाल जो है प्रभावित कर सके, दे सके। और गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में महिलाओं के द्वारा इसमें स्वास्थ्य देखभाल की बात यहां पर की जाती है। अब वो कह रहे हैं प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल की गारंटी करती है ये योजना। तो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और व्यापक चीजें तो हैं इसमें, है ना, सुविधाएं तो प्रदान करता है, लेकिन इसमें 6 महीने वाला ये पैकेज को लेकर के मुझे डाउट है। आप देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। वैसे तो 6 महीने वाला थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है, प्रसवोत्तर 6 महीने वाला। फिर कहते हैं इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं जो है वो प्रदान कर सकते हैं। तो दूसरा कथन तो ठीक है, कोई भी निजी क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति है, निजी चिकित्सालयों के अभियान के लिए स्वेच्छा से प्रेरित हो सकता है, जागरूकता पैदा करने के लिए, ऐसे काम के लिए वो कैंप्स वगैरह लगा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। पहला स्टेटमेंट को लेकर के थोड़ा सा मुझे डाउट है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो विकल्प बी होगा, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग और सौर विकिरण में वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो 2 प्रकार के स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं और उनके संबंध आपस में पूछे जाने हैं दोनों कथनों के, ये कैसा होगा। कह रहा है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। पार्थिव
पार्थिव विकिरण से ज्यादा गर्म होता है, आगामी से ज्यादा गर्म नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंगे विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब क्योंकि एक तो स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो इसका लिंक ही नहीं होगा आपस में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक है। अब ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा गया है कि इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक है। क्षोभ मंडल जो है वो इक्वेटर पर, यहां पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है और ध्रुवों पर कम है, ऐसा बताने का प्रयास कर रहा है। ऐसा, ये बात बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवाहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। प्रबल संभावनी, और इसका रीजन भी यही है, मतलब ऐसा होने का, प्रबल संवाहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो ऊष्मा अधिक ऊंचाई तक जाती है तो क्षोभ मंडल की मोटाई भी यहाँ पर थोड़ी सी अधिक हो ही जाती है। तो रीजन भी सही दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो ए सही हो जाएगा। ज्वल खंडाश्मी यानी पायरोक्लास्टी मलबा राख, धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, इस पे विचार कीजिए। कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? यानी जब ज्वालामुखी होता है तो उसमें से क्या क्या चीजें निकलती हैं, ये आपको बताना है। तो पायरोक्लास्टी यानी ज्वालामुखी के मुंह से निकलने वाला जो मलबा है वो तो निकलेगा ही निकलेगा यार, ये तो सही है। राख और धूल निकलती है, नाइट्रोजन यौगिक निकलते हैं, सल्फर यौगिक निकलते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे निकलते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो ना निकलता हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ज्वालामुखी। तो इसमें कथन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही है या हैं? समतापी रेखा द्वारा, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर, महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित, महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित होती हैं। यानी जो समताप रेखाएं हैं महासागर में उत्तर की ओर होंगी और महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में दक्षिण की ओर होंगी। तो ये समतापी रेखाओं की तो विशेषताएं होती हैं। शीत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है, शीतल बनाती है। शीत महासागरीय धाराएं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह की उपस्थिति जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ती हैं। तो पहली बात तो ये गर्म धाराएं हैं, अगर हम उत्तरी अटलांटिक अपवाह की बात करते हैं तो ये गर्म धारा है, और यहां पर शीतल बनाने की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। तो इसमें सही कौन सा हुआ? सही हुआ केवल ए, केवल ए। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा अनुक्रम सही? पश्चिम से पूर्व इस तरीके का रहेगा, प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं ये बतानी है। पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं वो यहां पर बताने के लिए पूछा गया है। अब देख सकते हैं आप इसमें, ये रिवर गंगा है, ये मैप है, ये रिवर गंगा है, ठीक है। और जैसे इसमें अन्य नदियों की बात करें, जैसे घाघरा की बात कर रहा है वो, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, तो यही चारों इसमें लिखी हैं। तो हम इसको चारों को लोकेट कर लेते हैं। घाघरा नदी ये जा रही है, ये गंडक है, ये आप देख रहे हैं कोसी है, और एक कौन सी? गोमती। तो गोमती ये है,
तो सबसे पहले आपको कौन सी मिल रही है? सबसे पहले तो गोमती मिल रही है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, और फिर कोसी है। तो यही हो गया विकल्प, कौन सा? बी। ठीक है। कथन 3 दिए गए हैं। ये देखिए, एक नया तरीके का क्वेश्चन था। पिछली बार 3 कथन दिए गए थे, अक्सर 2 कथन आते हैं, लेकिन यहां पर 3 कथन दिए गए। कह रहा चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण जो है वो वर्षा है। बिल्कुल सही बात है। चट्टानों के पर्दन में एक कारण, मतलब बारिश होती है तो चट्टानें जो है वो टूटती हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो विकल्प 1, मतलब ये कथन 1 तो सही है। कथन 2, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, ये भी बात सही है, और ये अपक्षय का एक कारण भी है, तो ये सही हो गया। फिर कहना वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, बिल्कुल होता है। अब कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, ठीक है। इंटरलेशंस भी उनके ठीक हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। तो हमारा विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है। विदेशों पर विचार करना है। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? नॉर्दर्न सी के साथ में कितने देशों की सीमा जो है वो लगती है, ये आप मैप देख करके ही बता सकते हैं, है ना। उत्तरी सागर जो है उसमें कितने देशों की सीमाएं जो है वो टच कर रही हैं, वो आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। नॉर्दर्न सी है। कह रहा फिनलैंड, ये नॉर्दर्न सी है, इसमें फिनलैंड आपको दिखाई दे रहा है। फिनलैंड की बात कर रहा है, जर्मनी की बात कर रहा है, नॉर्वे की बात कर रहा है, और रूस की बात कर रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए सीधे सीधे लग रहा है। जर्मनी की सीमा भी इससे लग रही है, नॉर्वे की भी लग रही है। रूस और फिनलैंड तो आपको यहां पर नहीं दिख रहे होंगे, है ना। तो 2 ही लग रहे हैं, 2 ही आपको यहां पर लग रहे हैं, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिकाडा या साइकेडा और मंडूक फूदक यानी कि फ्रॉगहॉपर और ताल विसर्पी यानी कि पांड स्केटर क्या है? क्या है भाई? ये देखिए, ये सारे के सारे जो है ना कीट हैं, कीट पतंगे जिनको आप बोलते हैं। तो इसका विकल्प जो है वो क्या है? सी है। अब आप चित्र भी देख करके पहचान पा रहे होंगे, तकरीबन तकरीबन ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? ये सारे के सारे कीट हैं, जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये सिकाडा है, ये जो है मंडूक फूदक है, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन 1, मतलब इसमें भी वही, कितने कथन है? वैसे 2 ही कथन है इसमें। अगर इसमें कथनों की संख्या देखी जाए तो पिछले क्वेश्चन की तरह 3 नहीं है, बट ठीक है। तो कथन 1 क्या कह रहा है? बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं। क्या च्युइंगम्स पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत हैं? बिल्कुल सही है, हैं। अनेक च्युइंगम में गोंद यानी कि गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है, समझ में आया। और इसीलिए जब आप उसको चबाते चबाते अंत में जाते हैं तो एक सॉलिड की तरह आपको देखने को मिलता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और व्याख्या भी ठीक ठाक तरीके से हो रही है। तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। शेर जो है उसकी कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। अब चीता दहाड़ता तो है नहीं, बड़ी पतली सी आवाज निकालता है, खतरनाक लगता है उसका शरीर। और शेर जो है उसकी दहाड़ खतरनाक लगती है, शरीर तो खैर खतरनाक होता ही है।
तो थोड़ा म्याऊ टाइप की बिल्ली की तरह जो है वो गर्जना इसमें नहीं आती है, दहाड़ता नहीं। फिर कह रहे हैं नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपने क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। तो तेंदुए और जो दूसरी भी बड़ी बिल्लियां हैं जैसे चीता वगैरह हैं, ये अपने क्षेत्र को घोषित करने के लिए गंध चिन्ह का उपयोग करते हैं और उसके लिए मल मूत्र या कुछ दूसरी तरीके की जो चीजें हैं, स्लाइवा, इन सब चीजों का वो प्रयोग करते हैं। कुछ जैसे आप डॉग्स को देखते हैं अक्सर वो ऐसा करते हैं, उसी तरह से तो बिल्लियां भी। तो ये तो गलत हो गया ना, तो करते हैं। तो केवल पहला और दूसरा सही हुआ, विकल्प 1। चलिए इन पर विचार करने के लिए कह रहा है कि अब इस पर विचार करना है आपको। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल और रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टीय यूनिट। रूफटॉप छत के ऊपर लगाता है। कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? सारे वितरित ऊर्जा संसाधन है, चाहे बैटरी की बात करो, बायोमास जनरेटर, सारे। ठीक है, तो इसमें कुछ सोचना समझना ही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकास हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा वृक्ष जो है वो इस तरीके की घटना को रिप्रेजेंट करता है। कह रहे हैं कि ये अंजीर का पेड़ है, बिल्कुल अंजीर का पेड़ ऐसा करता है कि जो कीट है उसके साथ वो सह विकसित होता हुआ दिखाई देता है और वही कीट जो है इसको परागित भी कर सकता है। और जो कीट है वो है ततैया। ततैया और अंजीर का एक इस तरीके का रिलेशन रहता है। ततैया अंजीर के फूलों के अंदर अपने अंडे देती है, लार्वा अंजीर के अंदर विकसित होते हैं और बदले में ततैया फूलों का परागण करती है, तो नए पेड़ निकलते हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये एक दूसरे का काम इस तरीके से चलता है भाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 चीजें यहां पर लिखी हैं, तितली, मत्स्य और मेढक। उपयुक्त में से कितने विषाक्त जातियां हैं, यानी कि जहरीली जातियां इनमें से कौन सी हैं ये बताना है। विषाक्त मतलब जिनमें विष पाया जाता हो। अब अलग ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक प्रकार की मछली में भी अगर विष पाया जा रहा है तो विषाक्त मछली के परिवार तो विषाक्त माना जा सकेगा ना। तो तितलियों में भी जहरीली तितलियां होती हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे तितलियां कहाँ ही जहरीली होती हैं, चलो बाकी को तो मान लेते हैं। और तितलियां भी जहरीली प्रजातियां होती हैं, मछलियां भी होती हैं, मेढक भी होते हैं। सभी 3। ठीक है, अब इस पे विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्त चंदन, कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? हमारे यहाँ के देसी वृक्ष इन तीनों में से कौन कौन से हैं? काजू, पपीता और रक्तचंदन। जैसे आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है काजू जो है वो बाहर से आया गया था। काजू का पेड़ जो है वो ब्राजील से लाया गया था, यूरोपियंस जो है वो लेकर के आए थे। तो पहला तो सही नहीं है। पपीता जो है वो भी भारत का नहीं है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे मिड अमेरिका या साउथ अमेरिका की तरफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चंदन की अगर हम बात करें तो भाई चंदन तो हमारे यहाँ ही होता है। लाल चंदन की बात कर रहा है, रक्त चंदन मतलब लाल चंदन वाला है। पुष्पा देखिए ना, वही वाला चंदन। तो आंध्र प्रदेश में बेसिकली ये पाया जाता है। शायद पुष्पा मूवी से प्रेरित होकर के ये बना होगा क्वेश्चन। तो इसका केवल और केवल 1 सही है। अब देखो केवल 3 में मत लगा देना, क्योंकि ये पूछ रहा है कितने सही हैं। कई लोगों ने केवल 3 लगा दिया होगा या सभी 3 लगा दिया होगा ऐसा करके, तो ध्यान रखना है केवल 1। विमानपत्तनों पर विचार करना है आपको। डोनी पोलो विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन।
किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है? नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में इसका किया गया है, इसका किया गया है, इसका नाम इसमें नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है वो भी नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत ही बनाया गया है। काजी नजरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल में है, वो भी बनाया गया है। जो कन्नूर है वो केरल में है। और पाक्योंग एक विमानपत्तन बनाया गया है, वो सिक्किम में है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बनाए गए हैं ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत। तो इसमें नाम जो है वो विजयवाड़ा वाला नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर तो केवल दो ही हुए, पहला और दूसरा। चलिए, जलवाष्प को लेकर के अगला क्वेश्चन है। जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। जलवाष्प एक प्रकार की क्या गैस है जो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसकी मात्रा जो है वो घटती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जलवाष्प मतलब गैस का ही एक रूप है, वाष्प है, गैस है, और जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना जलवाष्प कम मिलेगा, क्योंकि नीचे सतह ज़्यादा गर्म है, ऊपर जाने पे वैसा नहीं मिलेगा। जलवाष्प की मात्रा अमूमन अगर आप देखेंगे तो ऊंचाई के साथ घटती है, क्योंकि ज़्यादातर जब वाष्पीकरण होगा तो सतह से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा ना, तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो बस इतना सही है। फिर कह रहे हैं ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम कैसे हो जाएगा? वहां तो न्यूनतम होगा ना, और क्योंकि वहां तो उस तरीके से वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा ना तेजी से, सतह गर्म नहीं होती जा रहा। तो ये गलत है, ये सही है। बस तो एक ही सही हुआ, केवल एक। ठीक है। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है। वर्षण में भिन्नता 50 cm से 250 cm के मध्य होती है। ये किस प्रकार की जलवायु है? देखिए, एक तो यहां पर बताया गया कि वर्षण जो है उसकी भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य है, यानी बहुत कम से बहुत ज्यादा। अक्सर तटीय इलाकों में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहे हैं वर्ष भर वर्षण होता है और तापमानों की वार्षिक दैनिक सीमा, तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज जो है वो निम्न होती है, कम से कम होती है। तो ये सब समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर वार्षिक और दैनिक तापमान की सीमा बहुत कम होती है। समुद्र से निकटता जो है वो तापमान को नियंत्रित करती है, इसलिए ऐसा होता है। वार्षिक तापमान, दैनिक तापमान की जो सीमाएं हैं वो कम रहती हैं। समुद्र के पास रहते हैं तो वर्षा भी वर्ष भर आपको देखने को मिलती है। जलवायु में तकरीबन लगातार पूरे वर्ष आपको वर्षा देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा कोई शुष्क मौसम आपको वहाँ देखने को मिलेगा। चक्रवात भी तो कभी कभी आ जाते हैं। दूसरा 50 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो ये वो इलाके हैं जिनको हम लोग समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के तौर पर जान सकते हैं। ठीक है। कॉरियोलिस बल के संदर्भ में लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? या पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, या ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता। कॉरियोलिस बल जो हवाओं की गति और दिशा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि यह पवन की वेग वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल पवन की वेग वृद्धि इसके साथ ही बढ़ेगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर ये विद्यमान नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल सही है, ध्रुवों पर ज्यादा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको शून्य मिलेगा। तो दोनों कथन सही हैं, और दोनों सही हैं तो सी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश जो है वो 21 जून को जो है वो कौन सी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो भाई, क्या ये इक्वेटर होगा? 21 जून को 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश, यानी कि बराबर या बराबर से थोड़ा सा ज्यादा। भूमध्य रेखा पर अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ष में दिन के प्रकाश की अवधि 12 घंटे
जो है आपको देखने को मिलती है। इसलिए 21 जून को भूमध्य रेखा पर 12 घंटे से अधिक सूर्य का प्रकाश आपको तकरीबन नहीं देखने को मिलता। संक्रांति का कुछ इफेक्ट रहता है, मतलब संक्रांति का इफेक्ट वहां पर नॉमिनल रहता है, मतलब कुछ खास नहीं रहता। तो वैसे तो अन्य समय में तकरीबन इक्वेटर पे आपको समय लगभग बराबर देखने को मिलेगा। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे से अधिक सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो इक्वेटर तो सही है, तो इक्वेटर तो क्या पूछ रहे हैं, विद्यमान रहता है, तो यहां नहीं रहता है ना। तो पहला जो है अगर आप देखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कर्क रेखा पर, ये एक्चुअली कर्क रेखा के लिए है कि प्रत्येक 12 जून को जो है अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा पर और कर्क रेखा के साथ साथ मकर रेखा की अगर हम बात करें तो मकर रेखा और कर्क रेखा में एक साथ चीजें हैपन नहीं होती हैं, अलग अलग विपरीत रहता है। तो ये दूसरा जो इलाका बनेगा वो उत्तरी ध्रुव के आसपास यानी आर्कटिक सर्कल के आसपास बनता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, यहां पर अच्छांशों में सूर्य का प्रकाश वहां पर 12-12 घंटे से अधिक का रह सकता है। तो कौन सा सही हो गया, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय यानी पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कंडीशन बता रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसका आंसर देना होता था। हर पेपर में तकरीबन आपको इस तरीके का एक देखने को मिल जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करती है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये एरिया कांगो बेसिन को रिप्रेजेंट करता है। तकरीबन 3.7 मिलियन किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कांगो नदी के आसपास का जो इलाका है उसको कांगो बेसिन बोलते हैं। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है शायद ये। तो ये क्षेत्र जो है वो दुनिया के तमाम प्रकार के उष्णकटिबंधीय पीटलैंड के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही व्यापक एरिया है और ये नष्ट होगा तो काफी ज्यादा इस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो एल्किल और पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी PFAS की बात करी जा रही है, तो उन पदार्थों के संदर्भ में आपको यहां स्टेटमेंट ध्यान से समझना है और समझ करके बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, कह रहा है कि PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। जो आप पैक्ड फूड लेते हैं या पैक्ड वाटर या दूसरी चीजें लेते हैं उसमें PFAS पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते ये, इसलिए नुकसानदायी भी हैं, ये भी सही बात है। और लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है, बिल्कुल होता है, ये बीमारी का कारण है। 3 के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। विकल्प नंबर डी जो है इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैराबीड बीटल्स, कांतर यानी सेंटीपीड्स और मक्खियां, दीमक और बर्र यानी वास्प उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार में परजीव्याभ जातियां यानी कि पैरासाइट स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। पैरासाइट स्पीशीज मतलब जो दूसरी चीजों पर डिपेंड करती हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कितनी है। तो जैसे अगर हम सबसे पहले यहां पर लिखा है कैराबीड बीटल्स, परजीवी प्रजातियों का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा जीव जो है जो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
एक दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड करते हुए बिताता है। उस तरीके की चीजों की बात यहां पर हो रही है। तो कैराबिड बीटल्स की बात करें तो ये मतलब जैसे मतलब मक्खी, भौरे या इस तरीके की जो कैटेगरी के जो जीव होते हैं ना, उस तरीके का होता है। थोड़े शिकारी टाइप के होते हैं और ये आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये कोई परजीवी नहीं है। मतलब पैराबिट बीटल में कोई परजीवी प्रजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो पैराबिट बीटल में कोई परजीवी प्रजाति पाई नहीं जाती तो उसको खत्म कर देते हैं। फिर सेंटीपीड्स की बात करते हैं। सेंटीपीड्स भी एक तरीके से शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं और मेजबान के रूप में ये काम करते हैं। अगर सेंटीपीड्स की बात करें तो ये भी कोई विशेष प्रकार की परजीवी प्रजाति नहीं पाई जाती, इनमें भी कोई परजीवी प्रजाति जो है वो हमको देखने को नहीं मिलती। परजीवी प्रजातियों में मक्खियां हैं, तो मक्खियों की बात कर ही रहा है वो, तो ये तो सही है। दीमक, ये भी परजीवी प्रजातियां हैं, परजीवी प्रजातियों में हम इसको देखते हैं। और ततैया, बर्रैया, इस तरीके के जो हैं, जिसको बर्र बोला जा रहा है या ततैया बोला जा रहा है, तो ये भी हैं। तो 3 है और वो भी लास्ट के तीनों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी और सोयाबीन। मूंगफली, कुल्थी और सोयाबीन। अब इनमें पूछ क्या रहा है, कितने मटर कुल के फैमिली के हैं, मतलब मटर जैसे मटर कुल फैमिली के जो हैं वो कितने हैं फैबीज परिवार से। तो मूंगफली जो है ये फैबीज परिवार से होती है। मूंगफली जो है वो फैबीज परिवार से, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो है आपका कुल्थी, यानी कि हॉर्स ग्रास की बात की जा रही है, ये भी फैबीज प्रजाति, मतलब फैबीज प्रजाति के तौर पर इसको देखा जाता है, फैबीज प्रजाति है ये। और तीसरा जो है सोयाबीन, ये तो है ही। तो सभी तीनों, यानी कि 3 के तीनों जो है वो आपको इसी कुल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कुल प्रजनन दर जो है वो किस रूप में दिखाई जाती है, 4 विकल्प यहां पर दिए गए। तो कुल प्रजनन दर का मतलब हो गया एक तरीके से, जैसे कि अब यहां पर डी वाले विकल्प देखे लिखा है, एक महिला की गर्भधारण आयु, यानी कि चाइल्ड बेयरिंग एज जो है, कि अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। यानी एक महिला जब तक बच्चे को जन्म दे सकती है तब तक की एज में उसने ऑन एन एवरेज कितने बच्चे को जन्म दिया, उस देश की प्रजनन दर कहलाती है। यानी महिला द्वारा जो बच्चों का जन्म लेने की जो आयु है, उसने एक अपने जीवन काल में कितने बच्चे जो है उनके रहे हैं, हो सके हैं, और पूरे देश में इस तरीके को अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो उसी को हम ये कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ मोटर वाहन और मुद्रा की अदला बदली, यानी कि करेंसी जो है वो एक्सचेंज करना। इनमें पूछ रहा है कि किन्हें वित्तीय लिखत यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर माना जाता है, किसे जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप मानेंगे। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड जो है, ट्रेडेड फंड जो है वो तो है ही। मोटर वाहन को इस तरीके से थोड़ी माना जाता है कि आप उसको एक वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के तौर पर दे दो, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर कोलेटरल के तौर पर जरूर रख देते होंगे, बट ऐसा है नहीं। तो केवल पहला और तीसरा, मुद्रा की अदला बदली तो रहेगी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अवशिष्ट, मक्का के दाने, अवशिष्ट जल शोधन, अवपंक और कास्ट मिल अपशिष्ट। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF बोलते हैं इसको, के उत्पादन के लिए
फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में कृषि अपशिष्ट तो लाए जाते हैं, मक्का के दाने भी लाए जाएंगे, अपशिष्ट शोधन जो है भी लाया जाएगा, और कास्ट मिल जो है अपशिष्ट जो आते हैं वो भी इसमें उपयोग किया जाता है। यानी चार के चारों इसमें सही हैं। तो हमारा जो कथन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये सही हो जाएगा। तो 86 का सी विकल्प जो है वो सही है। ठीक है। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR इसके बारे में विचार करना है आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, मतलब ये कोई उस तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, इसको आगे स्किप कर देते हैं। निगमित की अगर हम बात करें या फिर इसको अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है तो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है, इनमें से कौन सी चीज है जो मानव शरीर में संश्लेषित हो जाती है और रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को एकदम से बढ़ा देता है? तो इसमें जो है खास नाम नाइट्रिक ऑक्साइड का लिया जाता है, NO। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड मानव शरीर में एक संश्लेषित भी हो जाता है और रक्त वाहिकाएं जो हैं उसका विस्फारण भी करता है। विस्फारण का मतलब फैलाना, रक्त वाहिकाओं को फैला देना, और रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ा देता है। समझ में आया? तो ये तो पहला विकल्प इसमें सही हो गया। अब 4 विकल्प वाला ऑप्शन है तो पहला ही विकल्प इसमें सही हो गया। ये NO का मतलब नो नहीं है, NO इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ऑप्शन है। कौन, इसके बारे में अगर बात करें, लिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, MiG-29, तेजस MK1 कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? इनमें में से एक भी नहीं माना जाता भाई। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का मतलब क्या है? जो मतलब अत्याधुनिक जो हथियार सुविधा जिसमें हो, जो स्टेल्थ हो, रेडार से बचने की क्षमता हो, क्रूज, सुपर क्रूज बनने की जिनके अंदर क्षमता हो, एकदम एडवांस जिसमें एविएशन एवियोनिक्स जो है सुविधाएं इसमें प्रदान की जाती हों, उस तरीके का। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका का F-22 रैप्टर विमान जो है वो स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, तो वो 5वीं पीढ़ी का है। भारत में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि मतलब अभी पूरी तरीके से रिसीव्ड नहीं है ये, बट ये बनेगा, है भारत का ये पूरी तरीके से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहलाएगा, यानी उसको हम AMCA कहेंगे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसी तरीके से चीन में J-20 है, स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है वो। तो ये सब 5वीं पीढ़ी के हैं। इनमें में से जो विकल्प दिए गए इनमें से कोई भी 5वीं पीढ़ी का नहीं है। हाँ, सबसे एडवांस जो है वो राफेल है 4.5, तो हो सकता है कि आप इसको याद रख सकें। मतलब ये चौथी और 5वीं पीढ़ी के बीच का है, ऐसे करके मान के चलिए। तो इसका करेक्ट आंसर तो इनमें में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? कौन सा है ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर हाइड्रोनियम या फिर ऑक्सीजन या फिर जलवाष्प। हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं उसमें से जो निर्वातक नली का जो उत्सर्जन है, यानी कि बाहर से जो चीजें निकल रही होती है, नली जो लगी होती है उससे निकलने वाली जो चीजें होती हैं, उसमें जलवाष्प निकलता है जनरली। एक चीज और क्या निकल सकता है? हाइड्रोजन से है तो उसमें बस जलवाष्प भी निकल सकेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स जो हैं उनकी चर्चा
किस संदर्भ में हम लोग कर रहे होते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स यानी कि MBRs एक तरीके से मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की प्रक्रिया है, माइक्रो फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का एक प्रकार से, जैसे जैविक अपशिष्ट तरीके का जो उपचार होता है उस उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, व्यापक तरीके से उपयोग किया जाता है, बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। तो ये अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी है एक तरीके से, और उसी तौर पर हम इसको जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समपार्श्विकीय उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके इंस्ट्रूमेंट हैं। समपार्श्विकीय उधार लेन देन संबंधी दायित्व यानी कि कोलेटरल बोरिंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, शॉर्ट में इसको CBLO कहते हैं। क्या बोलते हैं? CBLO, कोलेटरल बोरिंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये किसके लिखत हैं, किसके इंस्ट्रूमेंट हैं, ये पूछ रहा है। बॉन्ड बाजार के, विदेशी मुद्रा बाजार के, मुद्रा बाजार के, या शेयर स्टॉक बाजार के। तो ये मुद्रा बाजार के विकल्प के तौर पर देखा जाता है, या उसके संसाधनों के तौर पर देखा जाता है, उसके इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखा जाता है। मुद्रा बाजार का संसाधन मतलब साधन है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हुए। ठीक है, और आई होप कि आपको वाजिब तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन पैटर्न अगर आप देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा से पहले की तरह बढ़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करंट के क्वेश्चंस की संख्या जो है वो बढ़ी है। करंट मतलब ठीक ठाक तरीके से पूछा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। वैसे तो आज आप लोगों को रिलैक्स करना है, इस सेशन को देख लीजिए, उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। कल एकदम कूल माइंड होकर के जाना है, सारी चीज़ें अपनी बढ़िया से नियंत्रित करके रखिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, लेकर के जाएं। अगर आप आस्तिक हैं तो अपने इष्ट देव को ज़रूर नमन करें, उनका सहयोग साथ लेने की उम्मीद रखें। नास्तिक हैं तो अपने कर्म पर विश्वास करें। आपने जो किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छी मेहनत की है, ज़रूर उसका फल मिलेगा। ये तो आस्तिकों पर भी लागू होता है। हालांकि मेरी तरफ से, मेरे स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से पढ़ के आइएगा, और हम सब आपसे मुलाकात करेंगे पेपर एनालिसिस में। तो जब 2025 का पेपर आएगा तो उसके एनालिसिस को हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, GS फाउंडेशन 2026 में मई का मॉर्निंग बैच हिंदी मीडियम का है। विरद लाइव कोड का प्रयोग कर लीजिए। इसमें एडमिशन की अंतिम तारीख 31 मई है। प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, पूरी फीस की वापसी हो जाएगी आपकी, और मंथली आपको जो है 11,000 रुपये मिल सकेंगे। अगर आप मंथली जो है मंथली टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, मंथली नहीं मिलेंगे, मतलब जब आप फर्स्ट रैंक लाओगे उस बार आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, फटाफट से विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप हमसे मेंटरशिप चाहिए तो, मेरे से अगर मेंटरशिप चाहिए तो विरद लाइव कोड ही आपको इस्तेमाल करना है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद आप हमें इसी नाम से, जो मेरा कोड है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में मुझे बता दीजिएगा कि इनरोल मैंने कर लिया है, या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। ये इसी नाम से टेलीग्राम इंस्टाग्राम है, तो इसकी PDF भी मैं आपको इसी पे भेज दूंगा, तो आप वहां से जाकर जुड़िए और PDF प्राप्त कर लीजिए। बाकी आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।